नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपकी नसों में पल पल डर दौड़ने वाला है। अगर आप अकेले इस कहानी को सुन रहे हैं तो हम आपकी हिम्मत की दांत देते हैं, क्योंकि कहानी में जो भयानक हादसा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर में घटित हुई थी। पुणे, जहां दिन में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है और रात को लोग चैन की नींद सोते हैं, लेकिन उस रात पुणे की सड़कों पर जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि लोग इन चीजों को नहीं मानते और आप भी इस बात को जानते हैं कि जिसके साथ ऐसे हादसे होते हैं वही इन चीजों को मानता है। साथियों, आपने कभी न कभी वेडिंगो का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने वेडिंगो के बारे में नहीं सुना है तो मैं कहूंगा कि आज की इस कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एक तरह से ये एक नरभक्षी जानवर के रूप में इंसान ही होता है, लेकिन इसकी पूरी प्रवृत्ति एक राक्षस के जैसे होती है जो इंसान के दिमाग को कच्चा खा जाता है। अब आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि आज के इस मॉडर्न जमाने में पुणे जैसे शहर में इतनी भयानक घटना कैसे घटित हो सकती है, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपको उस पर यकीन हो ही जाएगा। और ये कहानी हमें उसी लड़की ने शेयर की है जिसने खुद अपनी आंखों के सामने इस पूरे हादसे को देखा है। और उस लड़की का नाम है अंकिता, जो एक मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर उसका सामना एक आदमखोर इंसान के रूप में बसे एक जानवर से होता है। लेकिन यह आया कहां से, कैसे उस कॉलेज में पहुंचा और क्या आज भी वह मौजूद है, तो यह पूरी घटना कनेक्ट करती है अंग्रेजों के जमाने से। दरअसल उस समय अंग्रेजों ने देश के लोगों पर जो अत्याचार किए थे उसी का नतीजा था कि ऐसी भयानक आत्माओं का जन्म हुआ जो आज तक अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे महसूस करने के लिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंकिता ने महसूस किया था। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उस दिन आधी रात को पुणे शहर की उस सूनी सड़क पर वह अनजान नवयुवक तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। उसके कदमों की आहट से उस सड़क का सुनापन खत्म हो रहा था। जाहिर सी बात थी कि कोई उस शख्स का पीछा कर रहा था और उसने उस शख्स को इस कदर भयभीत कर दिया कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग उस समय भी चलते हुए दिख रहे थे, परंतु किसी ने भी उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। भागते भागते जब वह पूरी तरह से थक गया तो एक जगह रुककर अपने घुटनों पर हाथ रख जोर जोर से हाँफने लगा। पसीना उसके शरीर से इस तरह से बह रहा था जैसे अभी अभी वह नहा कर आया हो। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि हो गया भाई, कि तकलीफ हो रही है तनय। उस आदमी के कपड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कोई आसपास काम करता कोई मजदूर था। सांस हाँफने के कारण उस आदमी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने अपने आप को स्थिर किया और टूटे फूटे शब्दों में बोला, वह नरभक्षी, वह मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे मार डालेगा। वह मजदूर भी स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज लगाई, विषण, हरिया, कालू, जल्दी आओ, देखो शायद कोई आदमखोर जानवर शहर में घुस आया है। उसके 3 साथी तुरंत अपने हाथ में फावड़ा सरिया लेकर वहां उसके पास आ गए। उस आदमी ने जिस ओर इशारा किया वह चारों उसे लेकर उस तरफ गए। थोड़ा आगे वहां कुछ झाड़ियों के पीछे खुला मैदान था। शहर का वह हिस्सा एकदम सुनसान था। वहां पर तो 1-2 लोग भी नहीं थे। वहां पर छाई वीरानी देखकर उस आदमी की डर से पतलून गीली होने वाली थी। वह वापस पलटकर वहां से भागना चाहता था, परंतु उन मजदूरों ने उसकी बाह पकड़ ली और बोले, भाई डर मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना।
उसको उनके आसपास होने के बावजूद भी डर लग रहा था, परंतु फिर भी वह किसी तरह हिम्मत करके उनके साथ चलने लगा। उन लोगों को उस मैदान में कुछ नहीं दिख रहा था, न ही आसपास की झाड़ियों को खंगालने से उन्हें कुछ दिखा था। उनमें से एक ने कहा, अरे कुछ है भी या नहीं कि खाली परेड कराए जा रहे हो? हम तो सोचे थे कि कोई शेर लकड़बग्घा मिलेगा, पर यहां तो हमें एक चूहा का बच्चा भी नहीं मिला। अंधेरे में रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं कई बार। लगता है तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ होगा। वह आदमी अभी भी डर रहा था, परंतु उस मजदूर की बातों से उसको थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने कहा, नहीं, मैंने सच में उसे देखा था। वह किसी इंसान का दिमाग निकालकर खा रहा था। वह सिर्फ दिखने में इंसान जैसा था, बाकी उसके हाव भाव किसी राक्षस से भी भयानक थे। उसके बड़े बड़े दांतों में उस इंसान के मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। मजदूर में से एक ने फिर कहा, काहे उलटी करवा रहे हो भैया? अभी खाना ही खाया है हमने भी। पता नहीं कैसा कैसा भ्रम पाल लेते हो तुम पढ़े लिखे लोग, फालतू की परेड करवा दी। अरे अगर किसी इंसान को खा रहा होता तो उस इंसान की लाश या कुछ खून या मांस के टुकड़े और तो मिलते। तभी उनमें से दूसरे ने कहा, अरे छोड़ना कालू, हो सकता है साहब को कोई गलतफहमी हो गई हो। चलो वापस चलते हैं, पर चलने से पहले तनिक रुको, मैं थोड़ा धार मार के आता हूं। इतना कहकर वह मैदान के परे थोड़ी ही दूर घनी झाड़ियों में गया। वहां जब वह लघु शंका का समाधान कर रहा था, तब उसकी नजर पड़ी वहां उल्टा लेटे हुए एक शख्स पर। कपड़ों से वह भी कोई मजदूर ही लग रहा था, जो दिन भर की मेहनत के बाद वहीं थक कर सो गया था, या फिर कोई बहुत बड़ा बेवड़ा जिसे नशे की हालत में पता नहीं चला कि वह कहां गिरा है। कालू ने चिढ़कर उसे एक लात मारते हुए कहा, उठ बे साले, जब पचती नहीं है तो पीते क्यों हो? तुम जैसे लोग ही हम मजदूरों का काम खराब करते हैं। गांव छोड़कर आ जाते हो बड़े शहर में, और यहाँ के रंग में रंग कर उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। फिर सब लोग हमें शक की नजरों से देखते हैं। चल अब उठकर घर जा, तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा होगा। उस लेटे हुए शख्स के जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो कालू ने उसे 3 लातें और जमा दी। पर जैसे ही उसने चौथी लात उठाई कि उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उस उल्टे लेटे हुए शख्स ने उसका पैर अपने मुंह से अचानक पकड़कर उसमें से ढेर सारा मांस उखाड़ लिया था। कालू अचानक इस हुए हमले को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही उस शख्स ने अपने हाथ में थमे नुकीले पत्थर से उसके सिर पर पुरजोर वार कर दिया। इधर मैदान के दूसरी तरफ राजू के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक वो चौंक गए, क्योंकि उन्हें कालू की बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। चीख से उन्हें स्थिति की भयानकता का पता चल गया और वह सब अपने हाथों में थमे औजारों को मजबूती से पकड़े उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उनका इंतजार कर रही थी कालू की क्षत विक्षत लाश। कुछ ही देर में पुलिस आ गई थी। शायद किसी ने वहां चीख पुकार सुनकर अपना अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा दिया था। गाड़ी में से 2 हवलदारों के साथ 2 स्टार वाला अफसर उतरा। वह भारी भरकम तोंदू पुलिस वाला मुंह में जर्दा ठूंसे वहां अपनी खानापूर्ति करने लगा। उसने पूछताछ के लिए उसके साथियों और उस आदमी को बुलाया और बड़े ही बेहुदे तरीके से हवा में अपना डंडा घुमाते हुए पूछा, किसने मारा है इतनी बेरहमी से इसे? लाश की खोपड़ी खोलकर कोई दिमाग ही ले गया। ये काम तो किसी जानवर का भी नहीं हो सकता। मृतक के साथियों ने कहा, हम कैसे बता सकते हैं साहब, वह तो हल्का होने गया था। उसकी चीख सुनकर जब हम यहां पहुंचे तब तक तो इसकी ये हालत हो चुकी थी। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय बीता होगा। पुलिस अफसर ने सोचने के अंदाज में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम लोग यहां कर क्या रहे थे? मजदूर के साथी ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए वापस जवाब दिया, साहब हम तो इसके कहने से आए थे। यह भी हमें भागता हुआ मिला था और बार बार किसी नरभक्षी का नाम ले रहा था। यहां आकर देखा तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तब कालू फारिग होने झाड़ियों में गया, पर वापस उसकी लाश ही। इतना कहकर वह फफकने लग गया। अफसर ने तुरंत अपनी बैल जैसी खोपड़ी खुजाई और उसमें भरी बैल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कड़क कर उस आदमी को कहा, क्या रे कोई गैंग चला रखा है क्या?
कि लोगों को मारकर उनके दिमाग चोरी करने का? नाम क्या है तुम्हारा? अफसर का ऐसा सवाल सुनकर वह आदमी हड़बड़ा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा नाम सलील है साहब, मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो खुद उस राक्षस को देखा था, वह किसी इंसान को मारकर खा रहा था, पर जब तक मैं मदद लेकर आया तब तक यहां पर ना तो कोई लाश थी ना वह राक्षस था। फिर पता नहीं कैसे इनका साथी भी मारा गया। उसकी बात सुनकर वह अफसर भड़क गया और सलील को एक चपत लगाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है बे? अब तू किसी आदमखोर की बेसिर पैर की कहानी सुना रहा है? चोट के दर्द से रुआंसा होकर सलील बोला, साहब मेरा यकीन करो, मैं तो सिर्फ कानून की मदद करना चाहता हूं, इसीलिए अच्छे नागरिक का फर्ज निभा रहा हूं। मैंने सच में एक आदमखोर देखा था। अगर जल्द से जल्द उसे पकड़ा ना गया तो वह शहर में लाशों के ढेर लगा देगा। आप यदि मुझ पर ही जोर आजमाइश करते रहोगे तब तक तो वह आतंक मचा देगा। सलील की बात उस अफसर के भेजे में घुस गई। उसे सलील की बातों में सच्चाई नजर आई और यहां कुछ न कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। वहां से सारी खाना पूर्ति करके कुछ ही समय में सफाई कर दी गई। इस खबर को छुपाने की काफी कोशिश की गई, परंतु जल्दी ही यह जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बहुत से लोगों ने इसे किसी हिंसक जानवर का काम समझा, परंतु इसका प्रभाव शहर में यह रहा कि लोग अंधेरा पड़ने के बाद घर से निकलना बंद कर दिए। अगली सुबह वहां से कुछ दूर पर शहर के सबसे बड़े कीन कॉलेज में एक क्लासरूम में कुछ छात्र अपने विषय का प्रैक्टिकल करने के लिए इकट्ठे हो रखे थे और उनके बीच में एक प्रोफेसर भी खड़े थे। उनके बीच में शव भी रखा हुआ था जिसका सिर खुला था और उसके दिमाग पर रिसर्च चल रही थी। उनमें से एक छात्रा अंकिता, जो काफी खुश नजर आ रही थी, वह अपने प्रोफेसर से बोली, देखिए सर, मैंने वह सीरम बना लिया जो किसी भी मृत दिमाग को जिंदा करके 2 या 3 घंटे तक जिंदा रख सकता है। इससे दिमाग के ट्रांसप्लांट में बहुत मदद मिलेगी। आज के बाद ऐसी कोई भी लावारिस लाश आने पर उसके दिमाग को जिंदा करके उसे किसी जरूरतमंद के ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। जिंदा किए हुए दिमाग के न्यूरॉन्स और सेल्स 3 घंटे तक जीवित रहेंगे। फिर जब उन्हें किसी जीवित इंसान से जोड़ दिया जाएगा तो वह प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगा। तभी उनमें से परेश नाम का लड़का बोला, अरे वाह अंकिता, तुमने तो बहुत जबरदस्त खोज की है। अब कम से कम तुम्हें बिना दिमाग के भटकना नहीं पड़ेगा। अब तो जल्दी ही तुम्हारे लिए भी एक दिमाग मिल जाएगा। उस लड़के की इस बात पर वहां उपस्थित सभी छात्र हंसने लग गए। अंकिता गुस्से का घूंट पीकर रह गई। तभी प्रोफेसर चिराग ने बीच में हस्तक्षेप किया, शट अप, तुम लोग खुद तो कुछ करते नहीं हो, पर जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने में लगे रहते हो। फिर प्रोफेसर अंकिता की तरफ मुड़ते हुए बोले, वेल डन अंकिता, अगर तुम्हारा प्रयोग सफल हो गया तो यह एक क्रांति ला देगा। इससे ब्रेन हेमरेज से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। यदि सच में यह दिमाग जीवित हो गया तो मैं पर्सनली डीन से तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की रिकमेंडेशन करूंगा। अब तुम अपनी सीरम को टेस्ट करके हमें रिजल्ट दिखाओ। अंकिता प्रोफेसर की बात सुनकर खुश हो गई और उसने तुरंत वहां पड़े एक आइस बॉक्स में से एक कांच की ट्यूब और सिरिंज निकाला। ट्यूब के अंदर भरे गाढ़े द्रव को उसने सिरिंज में भरा। तब तक उसके एक इशारे पर उसकी 2 सहयोगी सहेलियों ने उस दिमाग को सावधानी से शरीर से अलग करके एक ट्रे में रखा और दिमाग की रीडिंग पढ़ने वाली एक मशीन के तारों से उस दिमाग को जोड़ दिया। अंकिता ने तैयार इंजेक्शन को उस दिमाग में इंजेक्ट कर दिया और इंतजार करने लगी। वहां खड़े सभी लोगों की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थी। इतना सन्नाटा वहां पर फैल गया। अंकिता ने भी सबको 5 मिनट इंतजार करने का बोल दिया। उस क्लासरूम में या तो सबकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं या घड़ी की टिक टिक। एक एक करके 5 मिनट बीत गए, परंतु फिर भी दिमाग में कोई हलचल नहीं हुई। अगला मिनट भी बड़ी तेजी से बीत गया और उसी के साथ बीत गई सबकी उम्मीदें भी। जो लोग अंकिता की उपलब्धि पर खुश होने वाले थे वह मायूस होकर लौटने लगे और जिनको मजाक उड़ाने का मौका मिला वह मुस्कुराने लगे। प्रोफेसर ने भी मायूस होकर लौटते हुए अंकिता के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। जैसे ही प्रोफेसर चिराग दरवाजे तक पहुंचे
तभी अचानक एक बीप की साउंड ने उनका ध्यान खींच लिया। उस मशीन में हलचल हो रही थी। अंकिता का भी बुझा हुआ चेहरा खिलने लगा। प्रोफेसर खुशी के मारे चीख पड़े और बहुत ही जोश में बोले, तुमने तो कमाल कर दिया अंकिता, तुम्हारा प्रयोग सफल रहा, तुमने न्यूरोलॉजी में क्रांति पैदा कर दी। प्रोफेसर की चीख सुनकर वहां से लौट रहे सभी स्टूडेंट उत्सुकतावश वापस पलट गए और अंकिता को बधाइयां देने लग गए। सभी लोग जश्न में बिजी थे। तभी अचानक एक अजीब सी साउंड से सबका ध्यान दिमाग की तरफ गया। वह दिमाग अजीब तरीके से कई हिस्सों से फूल रहा था। सभी उसे आश्चर्य से देखे जा रहे थे और सबके देखते ही वह फूलते फूलते एक तेज आवाज के साथ फट गया और उसका द्रव सब पर उछल गया। जब सभी सदमे से बाहर आए तब अंकिता अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाकर घुटनों पर बैठकर सुबकने लगी। प्रोफेसर चिराग ने उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ रखा और बोले, अरे तुम मायूस क्यों हो रही हो? यह तुम्हारी सक्सेस है। एक मृत दिमाग को जिंदा करना बहुत बड़ी बात है। शायद हम इस पर ऑब्जर्व करके इस कमी को भी दूर कर सकें। इतने बड़े प्रयोग में शुरुआत में कुछ खामी रह सकती है। और हाँ, तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की है क्योंकि तुम्हारा प्रयोग 99% सफल हुआ और जो 1% कमी रही है उसको तुम जल्दी ही दूर कर लोगी, मुझे यकीन है। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर चिराग वहां से निकल गए। उनके चेहरे पर बहुत खुशी वाली मुस्कुराहट थी। उसी रात को पुणे की सुनसान सड़कों पर एक बाइकर्स का गैंग अपनी रफ्तार दिखा रहा था। सड़क पर जो इक्का दुक्का राहगीर घूम रहे थे उसको भी वह अपनी रफ्तार से परेशान कर रहे थे। उस समय भी वह एक गाड़ी वाले बुजुर्ग इंसान को रोककर परेशान कर रहे थे। उनमें से अधिकांश नशे में थे, इसीलिए वह बुजुर्ग आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वह अपनी गाड़ी को रफ्तार देकर वहां से निकल गया। लड़कों ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे ही वह कुछ देर धमा चौकड़ी मचाते रहे। तभी उन्हें दिखा एक आदमी जो अजीब तरीके से सड़क के बीचों बीच उकड़ू बैठा हुआ था। उन लड़कों को नया शिकार मिल गया था। शायद वह कोई पागल या बेवड़ा था या कोई घायल था जिसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। सभी लड़के अंट शंट तरीके से अपनी बाइक्स लहराते हुए उसकी ओर बढ़े। उसके पास पहुंचकर उनमें से एक बाइक से उतरा और दारू की बोतल लहराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए पैरों पर किसी तरह बैलेंस बनाते हुए उसके पास गया और बोला, ओ ये अंकल, घूंट मारेगा क्या? देख ले, मार ले, सीधा 7वें आसमान पर ही रुकेगा। इतना कहकर उसने हंसते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा। बस वहीं जैसे कयामत आ गई। उस उकड़ू बैठे शख्स ने बिजली की तरह झपटा मारा और उस लड़के को किसी खिलौने की तरह गर्दन से पकड़कर एक ओर दौड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर एक बार तो कोई कुछ नहीं समझा, परंतु अगले ही पल उसके सभी साथी चीखते हुए उसके पीछे लग गए। हमलावर की गति अविश्वसनीय रूप से बहुत तेज थी। पूरी गैंग बाइक पर भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी। वह सभी समझ गए थे कि यह जो भी है पर इंसान नहीं है। इसी सोच के साथ उन सब ने अपने अपने हथियार भी निकाल लिए और 2-3 जनों ने हमलावर पर फायरिंग कर दी। कई निशाने सच्चे थे जिन्होंने उस हमलावर के शरीर में जगह बना ली, परंतु यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं कि उस हमलावर की गति में कोई फर्क नहीं आया। जल्दी ही वह कुछ पलों के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया। वह लोग उसे आसपास ढूंढते हुए परेशान होने लगे तो उन्होंने अंदाज से एक दिशा में बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे ही उनको वह हमलावर दिखा जो उनके दोस्त के ऊपर उकड़ू सा बैठा हुआ था। पूरी गैंग ने अपने अपने हथियार हाथ में ले लिए और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनके आहट पाकर वह हमलावर पलटा। बाइक्स की हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि उसका खून से सना हुआ मुंह इस तरह चौगे से ढका हुआ था कि उसकी शक्ल पूरी नहीं दिख रही थी और वह चपर चपर की आवाज के साथ कुछ चबा रहा था। भय के मारे उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन लोगों ने देखा कि असल में वह उनके दोस्त को ही खा रहा था। उसका सिर खुला हुआ था और उसमें से दिमाग गायब था। उस आदमखोर का पेट भर गया था, या इतने लोगों को देखकर वह डर गया था, या उसका अभी झगड़ने का मूड नहीं था। कारण जो भी हुआ हो, पर वह वहां से अचानक बड़ी ही तेजी से निकल गया। सदमे में खड़े वह लड़के कुछ ना कर पाए।
तभी पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। वहां पर पुलिस की पीसीआर पहुंच गई थी। इतने लोगों को वहां बाइकों और हथियारों के साथ खड़े देखकर पुलिस ने भी गाड़ी रोक ली। आगे का दृश्य देखकर उनके भी होश उड़ गए। जल्दी ही उन्होंने कंट्रोल रूम तक वायरलेस संदेश भेजकर सारी स्थिति बताई और कुछ और भी सहायता की मांग की। अगली सुबह कॉलेज में अंकिता फुर्ती से अपनी क्लास में जा रही थी। तभी दौड़ता हुआ परेश आया और उसने अंकिता का रास्ता रोक लिया। उसकी इस हरकत पर अंकिता भड़क उठी। उसने तमतमाते हुए कहा, देख परेश, मेरा अभी दिमाग खराब हो रखा है। कोई भी उल्टी सीधी बात अगर तेरे मुंह से निकली तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे चुपचाप जाने दे। परेश एक पल को तो अंकिता के गुस्से को देखकर हैरान हो गया, परंतु बड़ी ही ढिठाई से बोला, तुम्हारा दिमाग तो पैदाइशी खराब है, मैं इसे कैसे खराब कर सकता हूं। अंकिता ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, परंतु फिर कुछ सोचकर चुप हो गई और वहां से लंबे लंबे कदम चलाकर जाने लगी। परंतु उम्मीद के विपरीत परेश ने दौड़ते हुए वापस उसका रास्ता रोक लिया। परेश ने कहा, अरे तेरा मुंह एनी टाइम सूजा हुआ क्यों रहता है? मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाहता हूं। मैं समझ गया उस दिमाग में क्यों विस्फोट हुआ था। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। प्रोजेक्ट की बात सुनते ही अंकिता के कदम थम गए और वह प्रश्नवाचक भाव से परेश की आंखों में घूरने लगी। परेश ने उसकी आंखों में सवाल देखकर कहा, देखो, दिमाग का काम है अपने शरीर के सभी संदेशों को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। इसके लिए उसमें कई तरह के हार्मोन्स की जरूरत होती है जो उसमें होते हैं, और जो नहीं होते तो वह बना लेता है। इस प्रक्रिया में उसके सेल बनते और खत्म होते रहते हैं। जब शरीर मरता है तो वह सेल मरने लग जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने से दिमाग 5 से 6 मिनट में मर जाता है। तुम्हारे सीरम ने दिमाग को जीवित रखने लायक सेल तो दिए, परंतु ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं दी। साथ ही शरीर से न जुड़ा होने के कारण उसके संकेत में भी बाधा आई। दिमाग के अंदर अपनी बिजली होती है, शायद इस कारण वह एक तरह का टाइम बम बन गया। अब मैं यह कर सकता हूं कि तुम्हारे सीरम में मैं कुछ केमिकल डालकर उसको और अपडेट कर सकता हूं। इस तरह से हो सकता है तुम्हारा प्रयोग सफल हो जाए। परेश की समझदारी भरी बातें सुनकर अंकिता सोचती रह गई। मन ही मन वह भी परेश से सहमत थी, परंतु डर रही थी क्योंकि परेश हमेशा उसके खिलाफ रहता था। उसने उस समय मौन सहमति दी और वहां से लैब की ओर चल दी। परेश भी उसके पीछे पीछे लैब की ओर निकल गया। लैब में वह दोनों उस सीरम को अपग्रेड करने लगे। काम करते करते परेश ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? अंकिता ने पूछा, किस बारे में? परेश ने उसको जवाब दिया, अरे वही कल रात वाली घटना के बारे में। उससे पहली रात भी तो एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि देखने वालों का दावा है कि वह आदमखोर पहले भी किसी का शिकार कर चुका था, और कल तो उसने सैकड़ों बाइकर्स लड़कों के सामने उनके एक साथी को मार डाला और उसका दिमाग खा गया। अफवाह है या सच, यह तो भगवान जाने, पर यह सही है कि शहर में एक कातिल घूम रहा है। अंकिता के काम करते हाथ रुक गए। उसे भी थोड़ा अजीब लगा कि अभी वह भी दिमाग से रिलेटेड सीरम बना रही है और वहीं शहर में एक दिमाग खाने वाला आदमखोर घूम रहा है। कितना अजीब संयोग था। पर उसने इन विचारों को अपने दिमाग से झटका और वापस काम में लग गई। काम करते करते उसने जवाब दिया, मुझे तो यह किसी साइको किलर का काम लग रहा है। ऐसी घटनाएं होने पर अफवाहें तो उड़ती ही हैं। पुलिस और प्रशासन बस अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन घटनाओं को अलग रंग देता रहता है। परेश ने फिर से कहा, पर मान लो अगर सच में ही कोई आदमखोर हुआ जो दिमाग को खा रहा हो तो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है? क्योंकि उन लड़कों का कहना है कि उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाई जिनका उस पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस को भी अपनी छानबीन में वहां खाली कारतूस मिले हैं जो उन लड़कों की बात की पुष्टि करती है। उन लोगों ने कुछ और भी असंभव सी लगने वाली बातें बताई हैं, जैसे उसकी स्पीड किसी चीते से भी ज्यादा तेज है, और वह भी एक लड़के को उठाकर भागने के समय। जरा सोच कर देखो, अगर यह अफवाहें सच्ची निकली तो। इतना कहते हुए परेश ने एक झुरझुरी ली।
अंकिता के चेहरे पर उसकी हालत देखकर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने परेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या मेरे सामने आएगा तो मैं उसको दिमाग ऑफर कर दूंगी। बोल दूंगी कि तुम क्यों फालतू में किसी को मार के दिमाग खा रहे हो। मैं तुम्हें नए नए दिमाग बनाकर दे दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मैंने वह सीरम बना लिया है और आज के मॉडिफिकेशन के बाद वह सीरम प्रॉपर वर्क भी करेगा। उसको तो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। उनकी हंसी मजाक और आगे चलती अगर वहां लैब में एक और आवाज न गूंजी होती जो कि प्रोफेसर चिराग की थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वह आदमखोर तुम्हारे पीछे न लग जाए। प्रोफेसर चिराग ने हंसते हुए कहा। अंकिता और परेश उनको देखकर बहुत खुश हो गए। अंकिता ने चहकते हुए कहा, आप बहुत सही टाइम पर आए हैं सर। हमारा सीरम अब अंतिम चरण में है। अब इस पर सिर्फ प्रयोग करना बाकी है। प्रोफेसर चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चलो फिर तुम लोग अपने काम खत्म करके जल्दी से लैब पहुंचो। मैं वहां सारी व्यवस्था करवाता हूं। हम सब लोग मिलकर इसका प्रयोग करेंगे। इतना कहकर प्रोफेसर वहां से चले गए। उनके चेहरे पर भी अंकिता और परेश की तरह खुशी के भाव थे। अंकिता और परेश उनके जाने के बाद वापस अपने काम में लग गए। लगभग आधे घंटे बाद वह सब लैब में थे। वहां पर फिर से एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसका सिर खुला हुआ था। पहले की ही तरह सारी तैयारी करके अंकिता ने अपना मॉडिफाइड सीरम उसमें इंजेक्ट किया। पहले की ही तरह अब की बार भी मशीन ने दिमाग के जिंदा होने की रीडिंग्स दिखाई। बाकी सब वहां पर सांस रोककर बूथ बने हुए रोमांच के साथ खड़े थे। देखते ही देखते घंटा भर बीत गया, परंतु वह दिमाग एकदम सही सलामत काम करता रहा। सभी के चेहरे खुशी से चमकने लगे। अचानक परेश बोला, मैं आप लोगों के साथ जरूर अंकिता की इस अचीवमेंट की पार्टी करता, पर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं आप सभी से कल सुबह मिलता हूं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह तेजी से निकल गया। प्रोफेसर चिराग और अंकिता को उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा लगा था, परंतु अंकिता की सफलता की खुशी में उन लोगों ने इस बात को दिमाग से झटक दिया। उसी शाम के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में एक काले लबादे में ढका साया टॉर्च के साथ प्रवेश कर रहा था। उस समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था। उसने भी लाइब्रेरी में घुसने के लिए एक खुली खिड़की का उपयोग किया था। लाइब्रेरी का वह हिस्सा जहां कुछ विशेष प्रोफेसर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता था, वहां वह शख्स बिना कोई आवाज किए दबे पांव पहुंचा। टॉर्च की रोशनी उसने बारी बारी से हर किताबों की अलमारी पर डालनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद भी टॉर्च की फिसलती रोशनी साफ जता रही थी कि उसको अपनी तलाश में सफलता नहीं मिली, जिसके कारण झुंझलाहट में उसके हाथ कांपने लग गए। जब और प्रयास भी असफल हुए, तब उसने खींचकर अपनी बंद मुट्ठी एक अलमारी पर मारी। अचानक वो ठिठक गया, यह देखकर कि वह अलमारी अपनी जगह से अपने आप खिसक रही थी। उस अलमारी के खिसकने से उसके पीछे एक और अलमारी उसको दिखने लग गई, परंतु उम्मीद के विपरीत उस अलमारी में सिर्फ एक ही किताब थी। उस अजनबी ने वह किताब उठाई और अपने कपड़ों में छुपाकर वहां से तेजी से निकल गया। वह जैसे ही बाहर निकाला, एक और अजनबी शख्स जो वहां एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, वहां से बाहर निकला। वह कब से उस पर नजर रखे हुए था। वह भी उसके पीछे पीछे निकल गया। जल्दी ही वह उस कॉलेज के ही हॉस्टल के एक कमरे तक पहुंचा और जोर से उस दरवाजे पर लात मारी। भड़ाक से दरवाजा खुल गया और सामने दिखा परेश अपने हाथ में किताब लिए जिसे वह पढ़ रहा था। परेश दरवाजा खुलने की आवाज से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से वह किताब छूट गई। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वह बोला, अंकिता, तुम यहाँ? सामने खड़ा शख्स, जो कि अंकिता ही थी, मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कंपटीटर होते हुए भी जब तुमने मेरी इतनी मदद की और लैब से हड़बड़ा कर निकल गए, तभी मैं समझ गई कि यहाँ दाल में कुछ काला है। दया? तो दया, मेरा मतलब परेश, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? परेश कुछ पल के लिए तो हक बकाया सा खड़ा रहा, पर जब उसने अंकिता के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने उस किताब को वापस उठाया, उसे टेबल पर रखकर खोला और एक पेज पर अंगुली रखकर अंकिता को इशारे से वह पेज पढ़ने के लिए बोला। किताब अंग्रेजी शासनकाल के बारे में थी। अंकिता ने उस पेज को पढ़ना शुरू किया।
सन 1806 में सुंदरगढ़ की सीमा पर बने उस घने जंगल में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने कब्जा करके मेजर जनरल विलियम के लिए एक महल नुमा कोठी बनाने की सोची। तब उनकी राह का कांटा बन गए वो कबीले वाले, जिनके बारे में अफवाह थी कि वह लोग नरभक्षी हैं, परंतु मेजर जनरल विलियम को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। तभी तो उन्होंने पहले कबीले वालों को वह जगह खाली करने का आदेश दिया और नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन डरे सहमे कबीले वालों ने 2 दिन का समय मांगा। विलियम इस बात से बहुत खुश हुआ क्योंकि वह जंगल बहुत शानदार जगह था और उसका महल बहुत ही शानदार बनने वाला था। उसने अपनी सेना टुकड़ी को उस कबीले की निगरानी करने का आदेश दिया। उन कबीले वालों को डरा हुआ समझना ही विलियम की बहुत बड़ी भूल थी। विलियम को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब चांदनी रात की चीख पुकारों से उसकी नींद खुली। अपनी सरकारी क्वार्टर की खिड़की से जब उसने चीख पुकारों का कारण जानने के लिए बाहर झांका, तब उसने पाया कि उस कबीले वाले लोग सैनिकों से उलझ रहे हैं। सैनिकों को जब पता चला कि विलियम जाग गए हैं, तो उन्होंने उनके निर्देश के लिए उनकी तरफ देखा। विलियम के आंख के एक इशारे से उन सैनिकों ने बर्बरता की हर हद पार करते हुए उन कबीले वालों पर अपनी बंदूकों से गोलियां चला दी। कुछ ही पलों में वहां सैकड़ों लाशें बिछ गईं। जो जंगली बचे थे वह चीखते चिल्लाते मातम मनाते वापस जंगल में भाग गए। विलियम ने अपने सैनिकों को उन जंगलियों की लाशों को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया और वापस सोने चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब सेना की टुकड़ी उस कबीले में गई, तब उन्हें वहां उन कबीले वालों का नामो निशान तक नहीं मिला। वह कबीले वाले रातों रात कबीला खाली करके कहीं और चले गए। अगले कुछ दिनों में विलियम का शानदार महल उस कबीले की जगह पर बनना शुरू हो चुका था। दिन भर काम चलता रहता और रात को सब मजदूर थककर एक टेंट में सो जाते। एक दिन जब सभी मजदूर सोकर उठे तो सामने का दृश्य देखकर उनकी चीखें निकल गईं। उनकी चीखें सुनकर कुछ सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि एक जगह मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। वह अपने बीच में कुछ देख रहे थे। सैनिक वहां उत्सुकतावश पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसके बाद उन्होंने विलियम को ही बुलाना ज्यादा उचित समझा। विलियम भी आते ही कुछ पलों के लिए चौंक गया। उसके सामने पड़ी थी 5 मजदूरों की लाशें। उनके सिर के हिस्से खुले हुए थे और उनमें से दिमाग गायब था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, "ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग यहाँ क्यों जमा है? चुपचाप जाओ यहाँ से और अपना काम करो। मुझे किसी भी हालत में मेरा काम समय पर चाहिए।" उसके चिल्लाने से सभी मजदूर सहम गए और उस समय वहां से चले गए। विलियम के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, परंतु क्रूर स्वभाव होने के कारण उसे अभी भी अपने ही काम से मतलब था। उसने अपने सैनिकों को आवश्यक निर्देश दिए और वापस अपने क्वार्टर में चला गया। थोड़ी देर बाद उसके एक सेवक ने आकर उसको कहा, "साहब, मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि यह उन कबीले वालों में से ही किसी का काम है जिनको आपने मरवाया था। उनका मानना है कि वह कबीले वाले आदमखोर नरभक्षी हैं। कई सालों से वह शांत बैठे थे, परंतु साहब ने उस कबीले को छेड़कर उनके गुस्से को वापस जगा दिया है।" इतना कहकर वह चुप हो गया। विलियम कई देर तक उस अर्दली को देखता रहा। फिर उसने कहा, "जो मजदूर काम ना करें उसको धमकाओ, उससे काम करवाओ। फिर भी ना माने तो उसे उसकी सजा दो, और फिर भी अगर काम ना करे तो उसको सबके सामने गोली मार दो। इसके अलावा एक सेना की टुकड़ी को हथियारों सहित जंगल में भेजो और उस बचे खुचे कबीले को भी पूरी तरह खत्म कर दो। मेरी कोठी हर हालत में उसी जगह बनेगी।" विलियम के आदेश पर मजदूरों को डराया, धमकाया और पीटा गया और उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। अगले कुछ दिनों तक कोई वारदात नहीं हुई, परंतु फिर कुछ दिनों बाद एक दिन वैसे ही और लाशें मिलने से और हड़कंप मच गया। इधर पूरे जंगल को छानने के बाद भी विलियम की सेना की टुकड़ी को उस कबीले वालों का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे विलियम बुरी तरह परेशान हो गया और वह समझ गया कि उन मजदूरों में ही उस कबीले के लोग शामिल हैं। ऐसा शक होते ही उसने उन मजदूरों पर अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी और उन्हें खाने के लिए एक समय का ही खाना दिया जाने लगा। जो मजदूर कमजोरी या थकान से काम करने लायक नहीं रहता, उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी।
इस तरह कई दिन बीत गए और महल का काम लगभग पूरा होने पर आ गया था। तब तक कोई अनहोनी वाली घटना नहीं हुई थी, तो विलियम भी निश्चिंत हो गया था। एक रात विलियम के एक भारतीय सेवक ने विलियम को आधी रात को जगाया और कुछ दिखाने के लिए एक तरफ ले गया। वह सेवक उसको क्वार्टर से कुछ दूरी पर उगी घनी झाड़ियों में ले गया। वहां से विलियम ने देखा कि कुछ लोगों के दल ने, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, उन्होंने 2 लोगों को पकड़ रखा है और वह दोनों छूटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विलियम यह देखकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? विलियम के सेवक ने उसको रोकने की कोशिश की, परंतु विलियम जोश में आगे बढ़ गया। यह देखकर वह सेवक तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। विलियम उन 2 लोगों को पकड़े हुए सभी लोगों को धमकाने के लिए अपनी पिस्तौल ताने उन तक पहुंचा और उन पर पिस्टल तान दी और बोला, इन दोनों को छोड़ दो और मुझे बताओ क्या चल रहा है यहां पर। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब ऐसा मत करो, हमें अपना काम करने दो। आप कुछ नहीं जानते, ये वेंडिंगो कबीले का है। इंसानी दिमाग खाकर जिंदा रहते हैं। इस बीमारी को खत्म करना जरूरी है, इसीलिए आप हमारे बीच में मत आओ। यह सुनते विलियम के तन बदन में आग लग गई। उसे आज तक किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। तभी उसके कुछ सैनिक हाथों में राइफल लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने भी विलियम के इशारे पर उन सभी की ओर राइफल तान दी। दरिंदे विलियम ने इतने पर भी बस नहीं की और उन सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। तब तक वह भारतीय सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने विलियम को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, साहब रुकिए, आप जो समझ रहे हैं यह वह नहीं है। विलियम कुछ भी नहीं समझ पा रहा, तो वह खाली मुंह खोल सामने खड़े लोगों को देख रहा था, जिनके चेहरों पर खूंखारता के भाव दिखने लग गए थे और वह अपने सामने खड़े अपने शिकारों को वहशी भाव से घूर रहे थे। वह वही दोनों थे जो अब तक मासूम शिकार बने हुए खुद को गिरफ्त में दिखा रहे थे। जिनको अब तक विलियम शिकार समझ रहा था, वही दोनों शिकारी थे जो विलियम के कुछ समझ पाने से पहले ही उसके सैनिकों पर टूट पड़े थे और देखते ही देखते उसके 2 सैनिकों के सीने में अपने हाथ घुसाकर उनके दिल निकाल चुके थे। वह दोनों बिना देर किए उन दिलों को चटकारे ले लेकर खाने लगे। विलियम जैसे फिरंगी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे भयानक दृश्य नहीं देखे थे। उसके सैनिकों ने देखते ही देखते वहां गोलियों की बौछार कर दी, परंतु वह गोलियां उन दोनों शैतानों के आगे कंकर ही साबित हुई, जो उनके शरीर से टकराकर इधर उधर छितर गई। उन दोनों दरिंदों ने तुरंत उन सैनिकों के सिर को अपने खाली हाथों से ही खोल लिया और उनमें से दिमाग निकाल लिए। यह दृश्य देख विलियम बौखलाकर बोल पड़ा, जीसस, यह क्या है? जवाब जीसस ने नहीं, बल्कि उस गोपाल नामक सेवक ने दिया। यह वही आदमखोर वेंडिंगो कबीले के हैं। कहा जाता है कि यह जब किसी का भी दिमाग खाते हैं तब इन पर बारूद भी असर नहीं करता और यह अति मानवीय ताकत के मालिक हो जाते हैं। जब मजदूरों की बिना दिमाग की लाशें मिलने लगी, तब मैंने इनको काबू करने के लिए उनके दुश्मन कबीले से तांत्रिकों को बुलाया। जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, ये वही तांत्रिक हैं। सिर्फ वही हैं जो इन आदमखोरों को काबू में कर सकते हैं, परंतु आपने बिना सोचे इन लोगों को मुक्त करा दिया। अंकिता ने यहां तक की किताब पढ़ी और परेश को कहा, व्हाट रबिश, इसके आगे के पन्ने कहाँ हैं? क्या तुम यह आदमखोर की आधी अधूरी सड़ी सी कहानी मुझे पढ़ाने के लिए यह नाटक कर रहे थे? परेश ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे यार, मैंने सही कहा था, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, वरना दिमाग होता तो तुम यह समझ जाती कि अभी शहर में जो घटनाएं हो रही हैं वह भी इसी तरह के आदमखोरी वाली हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले इस किताब का जिक्र किसी के मुंह से सुना था। अभी हाल की घटनाओं के बारे में सुनते ही मुझे इस किताब की याद आई। ये किताब पूरी तरह से बैन है, इसीलिए मुझे छुपकर इसको ढूंढना पड़ा, परंतु किसी ने इसके आखिरी पन्ने पहले ही फाड़ दिए थे। अंकिता ने न समझने वाले भाव से कहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? परेश ने जवाब दिया, यही कि इस शहर में घूम रहे आदमखोर का संबंध हमारे कॉलेज से कहीं ना कहीं तो है, वरना इस किताब के पन्ने फाड़ने की नौबत ही नहीं आती। परेश का जवाब सुनते ही अंकित के होश उड़ गए। उसके ललाट पर पसीने की बूंदें छाने लगी। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था।
परेश ने उसको पसीना पोंछने के लिए रुमाल दिया और आगे कहना शुरू किया, पता नहीं यह मेरा वहम है या सच, पर जब से तुमने यह दिमाग वाला सीरम बनाया है तब से ही मुझे कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही है। क्या यह महज संयोग है कि तुमने जब सीरम बनाना शुरू किया तभी एक दिमाग खाने वाला आदमखोर शहर में घूमने लग गया? परेश की इस बात का अंकिता के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वहां से कुछ ही दूर कॉलेज प्रिंसिपल कॉलेज के नजदीक ही बने स्टाफ क्वार्टर में सोने जा रहे थे। उनके पीछे कोई चुप चुप के चल रहा था। प्रिंसिपल ने अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला और अंदर घुसने के बाद लाइट जगाई और लगभग 10 मिनट बाद बूढ़ी तरह से हांफते हुए, पसीने से लथपथ बाहर दौड़ते हुए आए। बाहर आकर उन्होंने अपने चेहरे का पसीना रुमाल से पोंछा और 2-4 लंबी सांसों के बाद इस तरह से भाव अपने चेहरे पर ले आए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उन्होंने तुरंत अपने क्वार्टर के दरवाजे के ताला लगाया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही पीछा करने वाला यानी कि परेश एक तरफ इशारा करता है और एक अंधेरे कोने से अंकिता निकल कर आती है। वह दोनों ही प्रिंसिपल का पीछा कर रहे थे। अंकिता परेश से कहती है, इस प्रिंसिपल के बच्चे ने ही मुझे दिमाग पर रिसर्च करके उसको जिंदा करने का आइडिया दिया था। सारी सुविधाएं तक इसी ने ही उपलब्ध करवाई थी। अंकिता की बात सुनकर परेश ताले को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो आइडिया दिया, पर मेरे आगे बार बार किताब का जिक्र भी प्रिंसिपल ने ही किया, तभी तो यह याद आते ही मैंने तुरंत तुम्हें बुलाकर इसका पीछा किया। अंकिता उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंकी, फिर उस ताले की ओर देखकर बोली, वह सब तो ठीक है, पर अब इस ताले का क्या करें? अंकिता का इतना कहना था कि तभी परेश ने पास बड़ा मजबूत पत्थर उठाकर उसे ताले पर दे मारा और ताला टूट गया। दोनों उस कमरे में घुसे और 10 मिनट बाद प्रिंसिपल की तरह दोनों पसीने से लथपथ बाहर आए। तभी उन्हें सामने खड़ा दिखा प्रिंसिपल, जो उनकी ही तरह आश्चर्यचकित था। वह तभी वापस आया था जब वह दोनों बाहर निकले थे। प्रिंसिपल ने बिना उन दोनों को कुछ कहे उस क्वार्टर के ताला लगाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर उनको एक तरफ ले गया। जल्दी ही एक दूसरे रूम में वह तीनों बैठे थे। काफी देर तक बैठे रहने के बाद वहां फैले मौन को भंग किया प्रिंसिपल की आवाज ने, वो हत्या मैंने नहीं की, वह सरकटी लाश किसकी है मुझे पता नहीं। मुझे तो बस हफ्ते 10 दिन से एक लाश ऐसे ही अपने आसपास मिलती है। मैं नहीं जानता यह कौन रखता है या कौन करता है, बस उसके किए को मुझे ही समेटना पड़ता है, वरना जो कोई भी यह सब देखेगा वह यही समझेगा कि हत्याएं मैं कर रहा हूं। तभी अंकिता उसकी बात को काटते हुए बोली, समझेगा क्या? मैं तो यही समझ रही हूं कि यह हत्याएं आपने ही की हैं। आपने ही मुझे दिमाग पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया था और परेश के दिमाग में भी इस किताब के बारे में अपने ही भरा था। अब जब आपकी पोल खुल चुकी है तो आपने नाटक करना शुरू कर दिया, जबकि आप ही इस शहर में आतंक मचा रहे हो और आप ही साइको किलर हो। परेश, जल्दी से पुलिस को फोन करो, आज इस शहर से नरभक्षी का आतंक खत्म हो जाएगा। उन दोनों के इरादे देखकर प्रिंसिपल ने भागने में ही अपनी भलाई समझी और तुरंत परेश को जोर से धक्का देकर वहां से भागने लगे, परंतु गिरते हुए भी परेश ने उनका पैर पकड़ लिया और वह मुंह के बल धड़ाम से गिरे। उनके कितने दांत टूटे और कितना खून उनके मुंह से निकला और वह कितनी देर बेहोश रहे, यह तो पुलिस के आने के बाद ही पता चला, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। होश में आने के बाद प्रिंसिपल चीखता चिल्लाता ही रह गया। सब खुश थे क्योंकि उनकी नजर में शहर से एक साइको किलर उर्फ नरभक्षी का आतंक खत्म हो गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब इस बात को भूलकर अपने अपने काम में लग गए। एक सुबह अंकिता अपना क्लास निपटा के हॉस्टल की ओर जा रही थी, तभी उसे सामने प्रिंसिपल दिखे। उस समय वो टूटे और थके हारे इंसान लग रहे थे। सभी उनको देखकर कुछ न कुछ फुसफुसा रहे थे। किसी की आंखों में उनका वो सम्मान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अंकिता ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि यह इतनी जल्दी कैसे छूट गए। उसने पूछा, सर आप जेल से कब छूटे? प्रिंसिपल ने थके हुए शब्दों में कहा, कल शाम को ही छोटा हूं। उन्हें मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले।
और सिर्फ लाशें मिलने से मेरे पर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो मुझे जमानत मिल गई। पर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद अब मुझे प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया है। मैं अब वापस अपने गांव जा रहा हूं, पर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि तुम लोगों ने सोचने समझने में जल्दबाजी कर दी। मैं वह नहीं हूं जो तुम लोग समझ रहे हो, और तुम लोगों के इस तरह कूदकर नतीजे पर पहुंचने से मैं बर्बाद हो गया। इतना कहकर प्रिंसिपल ने अंकिता को एक किताब पकड़ाई और वहां से चले गए। उनको जाते देख अंकिता सोचती ही रह गई। उनके जाते ही वहां परेश आया और उसने आते ही पूछा, सर क्या कह रहे थे? अंकिता ने जवाब दिया, कुछ नहीं, अपने झूठ की सफाई दे रहे थे। सोचे होंगे कि अंकिता तो बेवकूफ है, बातों में आ जाएगी। इतना कहकर अंकिता भी वहां से चली गई। उसी रात को पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी कॉलेज के पास वाली रोड से गुजर रही थी। तभी पुलिस वालों को एक बेवड़ा सड़क के किनारे दिखा जो लहराते हुए अपनी धुन में गाना गाते हुए जा रहा था। पुलिस वालों ने उसके पास गाड़ी रोक दी और आदत अनुसार 2 हवलदार उतरकर उस बेवड़े के 2 डंडे जमा चुके थे। उनमें से एक ने कहा, हट साले, दिन भर पीने के अलावा कोई काम नहीं है, बाद में रात को हमारे तकलीफ कर देते हैं। तभी उसका दूसरा साथी बोला, ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए। पहले हवलदार ने अपनी ही धुन में उसकी बात नजरअंदाज कर उसके एक और डंडा जमाते हुए बोला, क्यों, यह क्या वह शहर में घूमता नरभक्षी है जो मुझे खा जाएगा? कहते हुए वह बहुत ही भद्दे तरीके से हंसने लगा। उस समय शायद सरस्वती जी भी पूरे मूड में थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बेवड़ा पलटा और उसने उस हवलदार के गले में अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही पलों बाद जब वह हटा तो उसके मुंह में उस हवलदार का ढेर सारा मांस फंसा हुआ था। ये भयानक दृश्य देखकर गाड़ी में बैठे पुलिस वालों और उस हवलदार की आंखें भय और हैरत से फटी हुई रह गई। पलक झपकते ही गाड़ी में बैठे पुलिस वाले उतरे और उन्होंने अपनी पिस्तौलें निकालकर उस नरभक्षी पर फायर कर दिया। गोलियां उसकी सख्त खाल से ऐसे टकराई जैसे कोई छोटा सा कंकर हो, परंतु इस हमले ने उस नरभक्षी के गुस्से की आग में घी का काम किया। वह अविश्वसनीय फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा और उसने उन दोनों पुलिस वालों की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठ लिया। एक ही जोरदार झटके में उनकी गर्दनें टूटकर उनके बेजान शरीर हवा में झूल रहे थे। उन दोनों पुलिस वालों के शरीरों को गिराकर वह उस आखिरी हवलदार की तरफ मुड़ा, परंतु वह हवलदार वहां न था। वह तो मौके की नजाकत समझकर भाग चुका था। वह शैतान उसे भूलकर वहां पड़ी तीनों लाशों पर झपटा और अपना मनपसंद काम करने लगा, यानी कि पेट पूजा। जब वह उन लाशों पर से हटा तो उन लाशों के सिर खुले थे और उनमें से दिमाग गायब थे। उसके मुंह ने तृप्ति भरी चटकार ली और वह कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ा। उसकी ताकत के आगे गेट के सिरिये किसी तिनके की तरह थी। वह उन्हें तोड़कर उस गेट से अंदर घुस गया और लैब की तरफ बढ़ा। अब तक उसका काम बड़ी शांति से हो रहा था। जल्दी ही वह लैब तक पहुंचा। लैब के दरवाजे पर चढ़ा ताला उसके हाथ के एक ही झटके से उसकी हथेली पर आ गया था। जल्दी ही किसी विशेष चीज की तलाश में उसने लैब का हर कोना बिखेर दिया था, पर जब काफी मेहनत के बाद भी उसको वह चीज ना मिली तो वह चिढ़ गया और चिढ़ निकालने के लिए अपनी मुट्ठी अपनी हथेली पर मारने लगा। तभी वहां एक लड़की की आवाज गूंजी, क्या हुआ सर, वह दिमाग नहीं मिला? मिलेगा भी कैसे, उसको तो पहले ही छिपा दिया गया है, बस आपको बताना ही भूल गई। प्रोफेसर चिराग उर्फ नरभक्षी। फिर कुछ पल रुककर अंकिता फिर से बोली, आपने क्या सोचा, प्रिंसिपल सर को फंसाकर आप बच जाएंगे? खेल तो आपने बहुत अच्छा खेला, पर एक गलती कर दी, मुझे अपना हथियार बनाकर। वह आदमखोर यानी प्रोफेसर चिराग पलटा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अंकिता की तेज बुद्धि के लिए तारीफ थी। उसने कहा, वेल डन अंकिता, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम सचमुच बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो मेरी। कितनी बुद्धिमानी से तुम समझ गई कि यह आदमखोर मैं ही था और प्रिंसिपल निर्दोष। अब मुझे तुमसे एक और उम्मीद है। तुमने यहां आने से पहले पुलिस को तो फोन कर ही दिया होगा। हालांकि मेरा वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर फिर भी मैं अभी लोगों के सामने नहीं आना चाहता। तो तुम अपने गुरु का मान रखते हुए मुझे आराम से बता दो कि वह दिमाग कहाँ रखा हुआ है।
अंकिता के चेहरे पर विरोध के भाव देखकर प्रोफेसर चिराग की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उनके चेहरे पर अभी भी ऐसे भाव थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह एकदम शांति से अंकिता से बोले, उस मनहूस किताब के जरिए तुम यह तो समझ चुकी हो कि हम उसी कबीले के हैं। हम बहुत कम लोग ही उस लड़ाई में बचे थे। मैं एक तरह से उस कबीले का रक्षक था। मुझे विशेष विधि से चुनकर विशेष प्रशिक्षण की आग में तपाकर तैयार किया जाता था। कुछ विशेष जड़ी बूटियों के सेवन के बाद इंसानी दिमाग के भक्षण से हम लोगों में कुछ विशेष शक्तियां आ जाती थी और हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। परंतु कबीले के नष्ट होने के बाद मैं किसकी रक्षा करता? तो हम बचे हुए लोगों ने उस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया और इधर उधर जाकर बस गए। धीरे धीरे हम लोगों में नरभक्षण की भावना खत्म होती चली गई। मैं भी बाकी लोगों की तरह इस शहर में आकर प्रोफेसर बन गया, परंतु इतने सालों बाद भी मुझसे वह आदत छूटी नहीं। पहले मैं साल में एक आध बार ही दिमाग का भक्षण करता था, परंतु पिछले कुछ समय से मुझे मेरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। शायद जड़ी बूटियों का असर अब कम होने लगा था। तब मुझे याद आई अपने कबीले के बुजुर्गों की बात कि यदि एक मरे हुए दिमाग को किन्हीं खास रसायनों के प्रयोग से जिंदा किया जाए तो उस दिमाग के सेवन से मुझे जड़ी बूटियों का असर वापस मिल जाएगा। उनमें से कुछ रसायनों के बारे में मुझे जानकारी थी, परंतु कुछ रसायनों का प्रयोग सिर्फ हमारे विरोधी तांत्रिक कबीले के लोग ही जानते थे। मैंने तुम्हारे अंदर वह योग्यता देखी जो तांत्रिक कबीले के लोगों में होती थी। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को मोहरा बनाया और अपने कुछ शिकार की लाशों को उस तक पहुंचाने लगा। प्रिंसिपल फंस चुका था। अब उसके पास उन लाशों को ठिकाने लगाने का एक ही तरीका था। उसने तुम्हें रिसर्च के लिए प्रेरित किया और जिन लाशों में दिमाग होता था उनको तुम तक पहुंचाया। हो ना हो तुम भी उसी तांत्रिक कबीले की वंशज ही हो। खैर, जो भी हो, अब तुम मुझे वह दिमाग दोगी या मैं अपने दुश्मन कबीले के वंशज को खत्म करूं। उस दरिंदे के खतरनाक इरादों को जानकर अंकिता डर गई। उसने डरते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा। उसे टाइम देखते हुए देख प्रोफेसर चिराग वापस हंसा और बोला, पुलिस का इंतजार कर रही हो? उसे अभी समय लगेगा। उनको यहां जल्दी आने से रोकने के लिए मैं कुछ ही देर पहले कुछ लाशें थोड़ी दूर डालकर आया हूं, वह भी कुछ पुलिस वालों की। वह कुछ देर उनमें बिजी रहेंगे। तो अंकिता, अब देर मत करो और मुझे उस दिमाग का पता बताओ। अंकिता बोली, सर, मैं घड़ी पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और मदद के लिए देख रही थी। वैसे आपको एक बात बता दूं कि मैं उस तांत्रिक कबीले की नहीं हूं। अंकिता के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर प्रोफेसर चिराग चौंक कर बोला, तो तुम्हें उन जड़ी बूटियां का कैसे पता चला? कौन है वह वंशज? परंतु फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह तुरंत पलटा। उसके पीछे प्रिंसिपल खड़े थे। उनके हाथ में एक झोला और चेहरे पर बहुत शांति थी। प्रिंसिपल ने कहा, मैं हूं वह वंशज। मैंने ही अंकिता को उन जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था। अंकिता को कभी मुझ पर अविश्वास हुआ ही नहीं था। जब मुझे लाशें मिलनी शुरू हुई तभी मैं समझ गया था कि हो ना हो यह उसी नरभक्षी कबीले का काम है। इसीलिए मैंने अंकिता को दिमाग जिंदा करने वाला सीरम बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि उस आदमखोर को ललचाकर यहां बुला सकूं। जेल से छूटने के बाद मैंने अंकिता को विदाई के रूप में जो पुस्तक दी थी उसमें उस किताब के बाकी पन्ने थे। बाकी की बातें उसे बैठकर समझाने से क्लियर हो गईं। उन्हीं पन्नों के सहारे अंकिता ने यह बनाया। कहते हुए प्रिंसिपल ने अपने झोले में से एक इंजेक्शन निकाला और प्रोफेसर चिराग के लगा दिया। प्रोफेसर चिराग तुरंत घुटनों पर आ गया। आतंक और हैरत के मारे उसके मुंह से यही निकला, यह क्या है? इससे मुझे कमजोरी क्यों लग रही है? जवाब प्रिंसिपल ने दिया, यह इस जड़ी का रस है जो तुम लोगों की दिमाग खाने से मिली ताकत को भी कम कर देती है। आज के टाइम में वह जड़ी बूटियां मिलनी बहुत मुश्किल है, परंतु अंकिता ने उस किताब के बाकी पन्ने पढ़कर तुम्हारे लायक एक खुराक तो बना ही ली। इसकी नोक पर भी वह रस लगा होने के कारण वह तुम्हारी स्किन में भी आसानी से घुस गई। अब पुलिस आने तक शांति से बैठ जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी को काल कोठरी में बिताना। उनके सामने प्रोफेसर चिराग अधमरा पड़ा था।
अंकिता और प्रिंसिपल पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक प्रोफेसर चिराग के अधमरे शरीर में एक झटके से हलचल हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ और भी बाकी हो। उसने अपने टूटे हुए शरीर को उठाने की कोशिश की और एक आखिरी बार अंकिता की ओर घूरा। जमीन पर अपने घुटने और हाथ के पंजे टिकाए वह बोला, एक ही खुराक बनाई? मुझे तो उस एक खुराक से तुम लोगों ने हरा दिया, परंतु मेरे बेटे को कैसे हराओगे? इतना कहकर वह हंसने लग गया। अंकिता और प्रिंसिपल को भारी गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह समझ गए कि प्रोफेसर चिराग का बेटा कौन है, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उनके पीछे अचानक परेश आ चुका था। उसके चेहरे पर अपने पिता की हालत देखकर गुस्सा था, परंतु प्रिंसिपल और अंकिता के डर का कारण उसके हाथ में थमा वह पारदर्शी जार था, जिसमें किसी लिक्विड में तैर रहा था वह दिमाग। प्रिंसिपल वह जार लेने के लिए उसकी ओर लपके, परंतु उसके अतिमानवीय ताकत भरे हाथ के एक ही बार से प्रोफेसर बेहोश हो चुके थे। तभी वहां कॉलेज के कुछ छात्र आ गए। उन्हें प्रोफेसर ने पहले ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार कर रखा था। उन्होंने आते ही परेश पर हमला कर दिया, जिससे परेश के हाथ का जार छूटकर दूर जा गिरा। उन्होंने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसको बेदम कर दिया, परंतु उनसे जोश में एक गलती हो गई थी। उन्होंने उसको पीटकर उस तरफ गिरा दिया जिस तरफ वह जार पड़ा था। इससे पहले कि अंकिता कुछ समझ पाती, परेश किसी जानवर की तरह उस जार में से दिमाग को निकालकर खा चुका था। सब जैसे सकते में आ गए। कुछ पलों बाद अपने होश को संभालकर सभी लड़कों ने वापस परेश पर डंडों से वार किया, परंतु अब परेश वह परेश नहीं रहा जो आसानी से पिट गया था। अब उसकी खाल पर उन डंडों का कोई असर नहीं हो रहा था और वह तिनकों की तरह टूट रहे थे। अंकिता ने घबराकर प्रिंसिपल की ओर देखा। यह क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, उस दिमाग ने उसकी शक्ति को अनियंत्रित कर दिया है। वह पूरी तरह से वेंडिंगो बन चुका है और उसकी शक्ति किसी भी इंसानी सीमा से परे है। हमें यहां से निकलना होगा। परेश अब पूरी तरह से वेंडिंगो बन चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से अजीब से कांटे निकल रहे थे। वह अब एक मनुष्य नहीं था, बल्कि एक भयानक राक्षस बन चुका था। अब परेश ने उन लड़कों को पीटना शुरू किया। उसके वारों में बेरहमी भरी हुई थी। उसके हर वार किसी न किसी हड्डी को तोड़ रहे थे। कुछ ही पलों बाद सभी लड़के जमीन पर बेदम परेश की दया के सहारे पड़े थे, जिन्हें देखकर परेश की आंखों में हैवानियत उभरी और वह भूखे भावों के साथ उनकी ओर बढ़ा। प्रिंसिपल ने जल्दी से अपने पास रखी एक तांत्रिक माला निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन परेश ने एक झटके में उसे दीवार पर फेंक दिया। अंकिता ने उसके पीछे डंडे से जोर से मारा। हर डंडे की तरह वह डंडा भी टूट गया, परंतु अंकिता के इस कदम ने परेश को गुस्सा दिला दिया और वह उन लड़कों को भूलकर अंकिता की तरफ पलटा। अंकिता ने अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन परेश की स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी और अंकिता जैसी दुबली पतली लड़की को उसने एक ही हाथ से गला पकड़कर हवा में उठा लिया। अंकिता की आंखें उसके दम की तरह बाहर आने लगी। बस अब कुछ ही पलों में अंकिता की कहानी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक परेश की पकड़ ढीली हो गई और अंकिता उसके हाथ से छूट गई। परेश भी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाने लग गया। अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश करती अंकिता उसकी यह हालत देखकर हंस पड़ी और बोली, दिमाग तो मिला, ताकत भी मिली, पर तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं मिला। अरे, किसी प्रयोग को यूज करने से पहले यह तो देख लेना चाहिए कि वह प्रयोग सफल हुआ या नहीं। उस दिन हमारे इतनी मेहनत के बाद भी यह सीरम नाकाम रहा। हमारे निकलने के कुछ पलों बाद ही उसमें नाइट्रोग्लिसरीन बनने लगा था, जो कि एक विस्फोटक होता है। अब तुमने उसे चबा चबा के खा लिया है तो तुम्हारे शरीर में जाकर वह तुम्हारे पेट में छोटे छोटे बम बन गए हैं, जो छोटे छोटे धमाकों के साथ तुम्हारे पेट को अंदर से खत्म कर रहे हैं। तुम बाहर से कितने ही मजबूत सही, पर अंदर से एकदम नाजुक हो। मैं भी ना बड़ी भुलक्कड़ हूं, यह भी बात मैं बताना भूल गई। अब हिंदी फिल्मों की तरह ज्यादा डायलॉग न मारते हुए मैं एक ही बात कहूंगी, मौत मुबारक परेश, तुम्हारे अंत का समय आ गया है।
परेश के पेट में विस्फोटक सीरम का असर शुरू होता है और वह तड़पने लगता है, लेकिन जैसे ही वह यह कहती है, परेश की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसकी नसें नीले रंग में चमकने लगती हैं, जैसे उसके अंदर कोई और शक्ति जाग रही हो। अचानक परेश जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अंकिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हंसी के बीच में उसका शरीर झटके खाने लगा और उससे काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं जैसे उसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा हो। अंकिता ने यह भयानक दृश्य देखकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। परेश का शरीर अब और भी विकृत हो चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। उसकी आंखों की जगह अब केवल काले गड्ढे थे, जिनमें से खून टपक रहा था। वह अपने हाथों से अपना ही चेहरा नोच रहा था, जैसे कि वह किसी और ही रूप में बदल रहा हो। प्रोफेसर चिराग, जो अब भी अधमरे हालत में जमीन पर पड़ा था, उसे देखकर बुदबुदाने लगा, यह अंत नहीं है, वह आ गया है, असली वेंडिंगो आ गया है। अचानक परेश के पेट में एक और बड़ा विस्फोट हुआ और उसका शरीर हवा में उछल गया, दीवारों से टकराकर नीचे गिरा। लेकिन उसकी मौत से पहले उसके शरीर से एक भयानक राक्षसी आकृति उभर कर बाहर आई, जिसे देखकर अंकिता का खून जम गया। वह आकृति हवा में तैरती हुई परेश के लाश के ऊपर मंडराने लगी। वह आकृति एक भयानक वेंडिंगो की थी, जिसका रूप बेहद डरावना था। आंखों में आग जैसी चमक थी और लंबे नुकीले दांत थे, जो किसी भी इंसानी शरीर को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी पूरी छाती पर खून के धब्बे थे और उसके हाथों में खून से लथपथ दिमाग थे, जो वह अपनी लंबी लपलपाती जीभ से चाट रहा था। अंकिता ने डर के मारे अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वेंडिंगो ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया। वह उसे हवा में उठाकर अपने मुंह के पास ले आया। उसकी सांसों की बदबू से पूरा वातावरण भर गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंकिता ने अपने बचाव में एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली, जिसमें उसने अपने सीरम का आखिरी ड्रॉप रखा था। उसने वह सीरम सीधे वेंडिंगो की आंखों में फेंक दिया। वेंडिंगो जोर से चीखा, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से तड़पने लगा। उसकी ताकत घटने लगी और वह अंकिता को छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने तड़पते हुए अंकिता की ओर देखा, लेकिन तब तक उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह धीरे धीरे पिघलने लगा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और अंततः वह पूरी तरह से भस्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और अंकिता ने भले ही उसको खत्म कर दिया था, लेकिन उसके कानों में वेंडिंगो की आखिरी भयानक चीख अब भी गूंज रही थी। अंकिता जानती थी कि भले ही वेंडिंगो का अंत हो गया हो, लेकिन उसकी बुरी आत्मा अब भी कहीं न कहीं छुपी हो सकती थी। इसी बीच पुलिस की आवाजें पास आने लगीं। अंकिता ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वह जानती थी कि वह अभी सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह डरावना दृश्य तैर रहा था और उसके मन में यह सवाल कि क्या वेंडिंगो सचमुच खत्म हो गया था या उसकी आत्मा अब किसी और में प्रवेश कर चुकी थी। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। साथियों, इस कहानी का अंत बड़ा ही दुखद है और अभी तक मैं भी ये नहीं कह सकता कि उस वेंडिगो की आत्मा इस धरती से मुक्त हो चुकी है या नहीं, लेकिन जैसा कि अंकिता ने हमें बताया, वैसी कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपने आखिर तक सुनी होगी। तो अगर आपने आखिर तक स्टोरी सुनी है तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली, जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब हम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। विकास छेत्री वेस्ट बंगाल, अपेक्षा खनाल नेपाल, जुबेर अंसारी मालेगांव, गोलू डांगी भोपाल, प्रकाश कुमार चौधरी बालाघाट, माया नेपाल, रामकिशोर नई दिल्ली, सुप्रिया वर्मा उत्तर प्रदेश, बलिराम बिहारी शिवशंकर झांसी उत्तर प्रदेश, अशोक सक्सेना लखनऊ, आयशा पाकिस्तान, निखिल कुमार उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण तेलंगाना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।